सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस कार्यक्रम को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे। पैक्स के बारे में उन्होंने बात की कि किस तरह से उसमें किस तरह के सुधार किए गए हैं, कैसे कदम उठाए गए हैं, कैसे पैक्स का विस्तार किया जा रहा है, पैक्स के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। तमाम बातें उन्होंने वहाँ पर इस संबोधन में रखी हैं। अब बढ़ते हैं अपनी खबर की तरफ, अगली खबर की तरफ। और ये अगली खबर जो है, ये जो आंदोलनकारी कुछ किसान संगठन हैं, उनके नेताओं को जो हाईकोर्ट की लताड़ लगी है, उससे जुड़ी हुई खबर है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आंदोलन करने वाले किसान संगठनों को लगाई है जबरदस्त फटकार। तो क्या कुछ हाईकोर्ट ने कहा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या इस मौके पर हाईकोर्ट ने खासतौर पर इन आंदोलनकारी किसानों को कहा। आंदोलनकारी किसान नेताओं को बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ये फटकार लगाई गई है। हाईकोर्ट ने इन नेताओं से पूछा, अपने प्रदर्शनों में बच्चों और महिलाओं को आगे करने की क्या थी वजह, क्यों उनको आगे कर देते हैं। बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, यह शर्मनाक है, बिल्कुल शर्मनाक है। यह हाईकोर्ट की टिप्पणी है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चों की उम्र देखें, यह युद्ध जैसी स्थिति थी और प्रदर्शनकारियों ने ही ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। तो हाईकोर्ट ने इन शब्दों के जरिए लताड़ लगाई है। आगे कहा, पहले ऐसी स्थिति बनाई, बाद में कहने के लिए कि महिलाएं और बच्चे घायल हो गए। आपने जानबूझकर महिलाओं बच्चों को आगे कर दिया। हाईकोर्ट ने प्रदर्शन के तरीके पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी है कि किस तरह से इस मामले में महिलाओं और बच्चों को ढाल बना लिया गया। और साथ ही पंजाब और हरियाणा सरकारों को अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने में विफल रहने के लिए भी हाईकोर्ट ने आड़े हाथों लिया। तो जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। आकांक्षा, हाईकोर्ट ने जो बातें कही हैं उसको संक्षेप में तो हमने बता दी, लेकिन जरा आप बताइए कि क्या कुछ किसान नेताओं, ये मामला हाईकोर्ट में जो गया कैसे गया और किन मामले पर हाईकोर्ट ने इस तरह की फटकार लगाई है इन प्रदर्शनकारी किसान नेताओं को। आकांक्षा जी, 21 फरवरी को जो दो बॉर्डर के ऊपर जो है, एक तो शंभू बॉर्डर के ऊपर और दूसरे बॉर्डर के ऊपर जितनी भी गतिविधियां हुई थी, उसमें हमने देखा कि एक किसान की जो है मृत्यु हो गई थी, शुभकरण सिंह की। उसके ऊपर और बहुत सारे नुकसान जो हुए थे, उसके ऊपर एक PIL दर्ज हुई थी जो फार्मर लीडर्स है, उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब की सरकारों को जवाब तलब किया था। उन्होंने पूछा कि शुभकरण की जो डेथ हुई है उसके लिए कोई जांच क्यों नहीं की गई। उन्होंने पंजाब से पूछा कि 21 फरवरी का जो मामला था उसको 28 फरवरी को जाकर जो उसकी FIR दर्ज क्यों हुई, इतना टाइम क्यों लिया गया और इतना समय लेने के बाद भी 0 FIR दर्ज हुई है। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि शुभकरण का जो पोस्टमार्टम था वो पटियाला के हॉस्पिटल में हुआ था, पटियाला पंजाब में है, और पंजाब सरकार ने आज तक हरियाणा सरकार को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी है। वहीं हरियाणा सरकार ये कहती है कि घरौंद जो जगह है जो कि हरियाणा में पड़ती है, वहां पर ये वारदात हुई थी और बिल्कुल भी नहीं वो पंजाब की टेरिटरी में घुस के उन्होंने ये वारदात हुई है। और वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हैं, तो क्यों नहीं पंजाब सरकार जो है इस इन्वेस्टिगेशन को हरियाणा को सौंप देती है। पर कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला है और इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा, ना तो हरियाणा ना ही पंजाब, अब हम चाहते हैं कि एक रिटायर्ड जज की कमेटी जो है उसको हम लोग बनाएंगे और वो कमेटी जो है 1 महीने के अंदर इस बात का पता चलाएगी कि किस सरकार की वजह से जो है आज तक नहीं पता चल पाया कि उस नौजवान की किस तरीके से डेथ हुई थी। आकांक्षा, ये बताइए कि जब ये लताड़ लगाई गई, ये फटकार लगाई गई, कई तल्ख टिप्पणी की है हाईकोर्ट ने, कहा बेहद शर्मनाक है जिस तरह महिलाओं बच्चों को आपने आगे किया। तो क्या इसके जवाब में किसान संगठनों की तरफ से, आंदोलनकारी किसानों की तरफ से हाईकोर्ट में अंदर में या फिर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत में कुछ जवाब दिया गया, कुछ कहा गया उनकी तरफ से?
जी, ये जो PIL थी, ये दर्ज इसलिए ही हुई थी कि उन्होंने कहा कि कुछ 250 से ज्यादा किसान जो है 21 फरवरी को घायल हो गए हैं, एक की मौत हो गई है, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पर किसानों की इन सारी जो दलीलों के बाद जो है हरियाणा सरकार से कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने किसी तरीके का बुलेट का इस्तेमाल किया, क्या आपने लाठीचार्ज किया, जिसके ऊपर हरियाणा सरकार ने जवाब दिया कि या लाठीचार्ज हुआ था। पर लाठीचार्ज होने के बावजूद और बाकी सारी चीजों का संज्ञान लेते उन्होंने हरियाणा सरकार ने कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई, ऐसी फोटोज दिखाई जिसमें देखा जाता था कि 5 साल 6 साल छोटे बच्चे, महिलाएं को एक तरीके से ढाल बना के आगे वो लोग बढ़ रहे थे। उसके अलावा उनके पास वेपन्स थे, तलवारें थी। तो इसका संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कौन सा ऐसा एजिटेशन जो होता है, कौन सा ऐसा नॉन वायलेंस एजिटेशन होता है जिसमें तलवारें, जिसमें हथियार होते हैं। तो इस बात के ऊपर उन्होंने कहा कि ये बच्चों को इस वक्त स्कूल में होना चाहिए। हम इन्हें किस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं। It will give a very bad psychological effect to these children. बिल्कुल। They should not be learning to agitate. They should be in the school. बिल्कुल, ये गंभीर बातें हैं और निश्चित तौर पर ये सवाल पहले से तो उठ ही रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने भी जिस तरह की टिप्पणी की है उससे ये बिल्कुल और इस चीज़ को बल मिला है कि उन लोगों ने महिलाओं और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि संदेश खाली की महिलाओं को उम्मीद जगी है इंसाफ मिलने की। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 14 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। स्वागत है ब्रेक के बाद। DD न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं संदेश खाली कांड की, कि किस तरह से वहां पर उम्मीद जगी है। अब तो संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म के खिलाफ कार्यवाही हुई तेज। जैसा कि हम जानते हैं, इस मामले में हाई कोर्ट ने दखल दिया था और उसके बाद फिर यह कार्यवाही तेज हुई है पूरे मामले में। तो मामले की तह तक जांच के लिए CBI की टीम आज शाहजहां शेख के घर पहुंची। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली की पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने की इजाजत दे दी कि आप अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराएं। पहले तो पुलिस उनकी शिकायत तक नहीं ले रही थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को इस बीच 15 मार्च को पेश होने और गवाही देने के लिए कहा। आयोग ने वहां का दौरा भी किया था। राष्ट्रपति शासन लागू करने तक की सिफारिश की थी आयोग ने। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले भी आयोग के समक्ष उपस्थित होने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को ये NCBC यानी कि आयोग जो है 5 बार नोटिस दे चुकी है अभी तक, और एक भी बार इसमें मुख्य सचिव पेश नहीं हुए इस नोटिस के बावजूद। तो आयोग का मानना है कि मुख्य सचिव ने जानबूझकर समन की अवहेलना कर दी है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल में कई संगठनों का आज प्रदर्शन चल रहा है, खासतौर पर पीड़ित महिलाओं के समर्थन में। उधर शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर कोलकाता और उसके आसपास 8 जगहों पर ED की छापेमारी चल रही है। प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत, सबसे पहले तो यही बताइए कि कल वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को जाने से रोक दिया गया था। अब क्या वहां पर कम से कम इतनी छूट है कि जो पीड़ित महिलाएं अपनी दास्तान सुना रही हैं उनको सुनने वाला कोई जा सकता है? कोई पत्रकार, मीडिया की टीम, कोई नेता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता वहां जा सकती है? ऐसी स्थिति बनी है या अभी भी ममता सरकार ने ऐसी स्थिति नहीं बनने दी है? देखिए लालचंद, इसमें सबसे
बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अदालत की जिम्मेदारी है। हर एक कदम पर अदालत जाना पड़ रहा है और अदालत भी थक चुके हैं कि बार बार सरकार को गाते हुए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लोगों को जाने दो। जैसे 10 तारीख को संदेश खाली में बीजेपी को रैली करना, इसके लिए भी अदालत जाना पड़ा और अदालत थोड़ी देर पहले इसका इजाजत दे दिया। तो मतलब ऐसे स्थिति का कोई बदलाव अगर 5 जनवरी से लेके बताए तो आज 2 महीना बीत चुके हैं। तो 5 जनवरी जब ये शेख शाहजहां साहब ने अपने पूरे सागिर्द के साथ ईडी के ऊपर जानलेवा हमला किए थे, तो तब से स्थिति का कोई बदलाव नहीं है। पूरी तरह से ऐसी है कि बारी बारी में लोगों को अदालत जाना पड़ रहा है और अदालत को अनुमति देना पड़ रहा है। उसके बाद भी कोई दूसरा पैंतरा निकाला जा रहा है और लोगों को रोकने का कोशिश अभी भी किया जा रहा है। जब शेख शाहजहां को किसी न किसी तरह सीबीआई की हिरासत में देने के लिए मजबूर हो गया ममता की सरकार और पुलिस ने। दादा, आज ईडी की छापेमारी चल रही है, उसमें शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में कौन कौन से ठिकाने मोटे तौर पर वहां पर छापेमारी के दायरे में हैं अभी? ये वो ठिकाना है जो जेल में रहने वाला जो पुराने शिक्षा मंत्री हुआ करते थे पार्थ चटर्जी, जिनके यहाँ से नोटों का पहाड़ निकला था। मिडिलमैन हुआ करता था प्रसन्न राय। हाँ, उनका जो मिडिलमैन हुआ करता था प्रसन्न राय, ये दोनों से जुड़े हुए जितने सारे कड़ी है वो सारे कड़ी को निकालने की और सुलझाने की कोशिश में ईडी लगे हुए हैं। और ये जो चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो अलग अलग बिजनेसमैन हो, जिनके पास पैसा को पार्क किया गया था, माने इस कानूनी इस भाषा में पार्किंग कहते हैं, आप जानती है, तो पैसा को पार्क किया गया था या जिन्होंने पार्किंग का बुद्धि इन लोगों को देने की काम किए हैं, वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट और बिजनेसमैन, इनके घर पे या इनका दफ्तरों पे ईडी का ये जो छापेमारी है, ये छापेमारी चालू है अभी भी। तो एक तरफ शेख शाहजहां और एक तरफ शिक्षक भर्ती घोटाला, दोनों चीजें चल रही है। प्रसेनजीत दा, एक चीज पर और जरूर चर्चा करना चाहूंगा। हाई कोर्ट ने जो पीड़ित महिलाओं को इजाजत दे दी है कि वो अपने मामलों को अब दर्ज करवा सकती हैं, इसको जरा सा बताएं कि ये जो है हाई कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा कि अब दर्ज करवा सकती हैं? ये तो पुलिस को, थाने को यूं ही दर्ज करना चाहिए था। वही लालचंद, आपने जो अपने रिपोर्ट में कह रहे थे ना कि चीफ सेक्रेटरी को कमीशन के सामने हाजिरी के लिए बार बार समन भेजा जा रहा है। तो ये बात समझ लीजिए कि बंगाल में ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये एक बात समझ लिया है कि अगर वो इस तरह से काम करते रहे, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो उसको नकारते रहे, या चाहे प्राइम मिनिस्टर और किसी सेंट्रल मिनिस्टर को इस तरह से नजरअंदाज करते रहे, तो रिटायरमेंट के बाद आइदर वो सरकार की मुख्य सलाहकार बन जाएंगे, नहीं तो सिक्योरिटी एडवाइजर बन जाएंगे अगर आईपीएस है। ये उन्होंने समझ लिया है ये लोगों, बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे लोग जो पिछले दिनों में ऐसा किए हैं वो सरकार की सलाहकार बन गए किसी ना किसी तरह। तो ये लोग ये समझ गए, इसीलिए अब अदालत को सामने आना पड़ रहा है कि ये महिलाएं जो शिकायत दर्ज करना चाहती थी पिछले 3-4 सालों में, और इतना कुछ हंगामा हो जाने के बाद पिछले 1 महीनों में उनको शिकायत दर्ज करने की जगह नहीं मिल रहा है, तो फिर से इसमें भी अदालत को अपना टांग अड़ाना पड़ा और एक राय देना पड़ा कि अब आप शिकायत दर्ज कर पाएंगे और सीबीआई के सामने अपना शिकायत दर्ज कर सीबीआई अभी आपके दरवाजे पे है, आप अपना शिकायत दर्ज करें, उस हिसाब से कार्रवाई किया जाएगा। चलिए, अब ये उम्मीद करते हैं कम से कम से ये कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही देर से ही सही पीड़ित महिलाओं को न्याय मिले, इंसाफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए इस खबर पर। कोलकाता से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे प्रसेनजीत बख्शी। और अब बात करेंगे बम बम भोले। जी, देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है, तो दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आराधना की। साथ ही उज्जैन, अमृतसर और प्रयागराज के मंदिरों में भी भक्तों ने भगवान शिव का विधिपूर्वक पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले। तो महाशिवरात्रि पर बम बम भोले की गूंज। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ में अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस की भी शुभकामनाएं। इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। लेजेंडरी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।